नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं एक जासूसी कहानी जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। लेखक हैं इब्न सफी। इब्न सफी ने किताबों को ही नहीं बल्कि जिंदगी को भी गहरी नजर से देखा था और इसलिए उन्होंने अपने जासूसी उपन्यासों में जुर्म और मुजरिमों की जो तस्वीरें हैं, कल्पना है और उसकी हकीकत के मेल से तैयार की थी। तो उनका एक उपन्यास जो है, जासूसी कहानी जो है, मैं आपको सुना रहा हूं जिसका शीर्षक है फरीदी और लियोनार्ड। उसका पहला हिस्सा है जिसका शीर्षक है एक दिलचस्प खबर। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इमारत सुबह की धुंध में डूबी कुछ अजीब सी लग रही थी। हिंदुस्तान के उत्तरी इलाके में यूं ही कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन बर्फबारी हो जाने की वजह से आज कई दिनों से ठंड बहुत ही ज्यादा हो गई है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इमारत बड़े बड़े चौकोर पत्थरों को जोड़कर बनाई गई है। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे वो गुरूर में कोहरे की गहरी चादर पर हंसती हुई कह रही हो कि हमें क्या परवाह, चाहे जितनी ठंड पड़े, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होने वाला। हमारे अंदर ऐसे ऐसे राज दफन हैं जिनकी हवा भी दुनिया को नहीं लगी। दुनिया के सैकड़ों राज हमारे सीने में दफन होने के लिए आते हैं और हमारे ही होकर रह जाते हैं। इसी इमारत के कंपाउंड में कई शानदार बंगले बने हुए हैं। इन्हीं बंगलों में से एक के बारामदे में खूबसूरत अंग्रेज औरत शायद किसी का इंतजार कर रही थी। उसने सोने वाले कपड़ों के ऊपर ऊनी कपड़ा पहन रखा था। उसकी निगाहें बार बार बारामदे में लगे हुए गुलाब के पौधे की तरफ उठ जाती थी। थोड़ी देर के बाद एक कार कंपाउंड में दाखिल हुई। अंग्रेज औरत बेताबी के साथ बारामदे से उतरकर आगे बढ़ी। एक अधेड़ उम्र का तंदुरुस्त अंग्रेज कार से उतरा। उसने आगे बढ़कर औरत की कमर में हाथ डाल दिया। वो औरत अंग्रेजी में बोली, ओह जैक्सन डार्लिंग, खुदा का शुक्र है कि मैं तुम्हें फिर से तंदुरुस्त देख रही हूं। अंग्रेज ने झुककर औरत का माथा चूम लिया। फिर दोनों बंगले में दाखिल हो गए। ये पीएल जैक्सन खुफिया पुलिस का सुपरिटेंडेंट था। लगभग 2 महीने से बहुत बीमार था। उसकी जबान के नीचे एक फोड़ा निकल आया था जिसकी वजह से वो लगभग गूंगा ही होकर रह गया था। खाने पीने में भी परेशानी होती थी। जब तक उसके दिल में विल पावर रही वो बीमारी की तरफ से लापरवाही करता रहा, लेकिन जब तकलीफ ज्यादा हो गई तो उसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा जहां उसके फोड़े का ऑपरेशन कर दिया गया। आज 2 महीने के बाद वो पूरी तरह सेहतमंद होकर घर वापस आ गया। जो औरत उसका इंतजार कर रही थी वो उसकी बीबी थी। उसी दिन दोपहर की बात है। दफ्तर में हमीद फरीदी के कमरे में हंसता हुआ दाखिल हुआ। फरीदी अखबार देखने में मशगूल था। उसने चौंक कर हमीद की तरफ सवालिया अंदाज से देखा। शायद ऑपरेशन के सिलसिले में दिमाग की नस फट गई है मिस्टर जैक्सन की। हमीद ने कहा, क्या मतलब? अरे चपरासियों से लेकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट तक को एक एक करके अपने कमरे में बुला चुके हैं। स्टाफ की हाजिरी का रजिस्टर सामने खोल रखा है। क्यों? पता नहीं, हमीद ने मुस्कुराकर कहा। आपको सलाम कहा है। फरीदी ने उठकर सिगार जलाया और कहते हुए एक जला हुआ टुकड़ा एस्ट्रे में डाल दिया। अखबार मोड़कर उसने जेब में रखा और पंजों के बल चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। यह उसकी अजीबोगरीब आदत थी कि वो दफ्तर में आमतौर पर पंजों के बल पर चला करता था। शायद उसका मकसद यह था कि जूतों की आवाज से किसी के काम में खलल न पड़े। वो पर्दा उठाकर मिस्टर जैक्सन के कमरे में दाखिल हो गया। हेलो मिस्टर फरीदी, आप अच्छे तो हैं? सुपरिटेंडेंट ने पूछा। मेहरबानी, फरीदी ने मुस्कुराकर कहा। मैं आपको आपकी सेहतयाबी की मुबारकबाद देता हूं। शुक्रिया, जैक्सन ने कहा। बैठिए। फरीदी बैठ गया। मैं क्या बताऊं कि मुझे अपने स्टाफ से कितनी मोहब्बत है, जैक्सन मुस्कुराकर बोला। मैंने दफ्तर आकर सबसे पहला काम यही किया है कि एक एक करके सबको बुलाकर मुलाकात की है। हम सब आपकी मोहब्बत की कद्र करते हैं, फरीदी ने कहा। इस दौरान मैंने कितनी तकलीफ उठाई है, जैक्सन बोला। तकलीफ की चीजें थी,
फरीदी ने कहा, आपकी आवाज बदली बदली सी महसूस कर रहा हूं। हाँ भाई, ये ऑपरेशन है ही ऐसी चीज। गले और जबान का ऑपरेशन हुआ था। ऐसी सूरत में आवाज कायम रह गई है, इसी को गनीमत समझता हूं। वाकई खुदा ने बड़ा रहम किया। फरीदी ने यह जुमला यूं ही रस्मी तौर पर कहा। उसे रस्मी बातचीत से बहुत नफरत थी। वो एक मुंहफट और बेधड़क हकीकत का इजहार कर देने वाला आदमी था। इस वक्त मैंने खास तौर पर एक जरूरी मामले में राय करने के लिए बुलाया है, फरीदी ने कहा। कहिए, जैक्सन ने कहा। कल रात अस्पताल में मुझे इंस्पेक्टर जनरल की तरफ से खबर मिली है जो हम सबके लिए बहुत ही दिलचस्प है। तुमने यूरोप के मशहूर ब्लैकमेलर लियोनार्ड का नाम जरूर सुना होगा। वो अपने कुछ साथियों के साथ हिंदुस्तान आया है और उसने अपना हेडक्वार्टर हमारे ही शहर में बनाया है। फरीदी ने दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा, ये खबर तो बहुत दिलचस्प है। जैक्सन ने हंसकर कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम इस काम में जरूर दिलचस्पी लोगे। तुम तो ऐसे मौकों की तलाश में ही रहा करते हो। अब मुझे 100% यकीन हो गया है कि तुम एक माहिर अफसर हो। फरीदी ने जैक्सन की बात काटते हुए कहा, हाँ वो लियोनार्ड। हाँ, तो लियोनार्ड खतरनाक आदमी है जिसने सारे यूरोप को हिला कर रखा है। हद तो यह है कि स्कॉटलैंड के मशहूर जासूस भी उसे नहीं पकड़ सके हैं। जी हाँ, मैं जानता हूं, वह एक इंटरनेशनल ब्लैकमेलर है। यूरोप के बड़े से बड़े घराने उसके नाम से कांपते हैं। उसने एक बार स्कॉटलैंड यार्ड के मशहूर जासूस पीटरसन की अच्छी खासी दुर्गत बनाई थी। जैक्सन ने कहा, जी तुम ठीक समझे, मैं उसी लियोनार्ड की बात कर रहा हूं। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आखिर वो हिंदुस्तान क्यों आया है। फरीदी ने कहा, यहां के राजाओं और नवाबों को ब्लैकमेल करने के लिए। तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ? क्या तुम उसकी मौजूदगी के बारे में पहले से ही जानते हो? जी हाँ। वो किस तरह? जैक्सन ने पूछा। फरीदी ने जेब से अखबार निकालकर सुपरिटेंडेंट के सामने मेज पर फैला दिया और एक विज्ञापन की तरफ इशारा किया। सुपरिटेंडेंट पढ़ने लगा, यहां का वो नवाब अलर्ट हो जो आज से 3 साल पहले सिर्फ अय्याशी की वजह से एक मामूली पर्यटक के भेष में इंग्लैंड गया था। वहां उसने एक किसान की खूबसूरत लड़की पर डोरे डाले थे, लेकिन कामयाब न होने पर उसने शादी कर ली थी। फिर कुछ दिन उसके साथ रहकर वो चुपके से हिंदुस्तान वापस चला आया था। उस नवाब को मालूम होना चाहिए कि अब उसकी रियासत का एक जायज वारिस और पैदा हो गया है। मेरे पास शादी के सर्टिफिकेट के साथ सारे सबूत मौजूद हैं, जिसकी कीमत 75 करोड़ रुपए है। अगर नवाब उन सारी चीजों को हासिल करना चाहे तो इस अखबार के जरिए अपनी रजामंदी जाहिर कर सकता है, वरना ये सारे सबूत उसके नए वारिस के हक में इस्तेमाल किए जाएंगे। देखा आपने? फरीदी ने कहा। जैक्सन ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया। मगर यह कैसे कहा जा सकता है कि यह लियोनार्ड की हरकत है? मैं करीब 1 महीने से इस तरह के विज्ञापनों की कटिंग इकट्ठा कर रहा हूं, फरीदी ने कहा, और ये सब यूरोप के ही हालात से मिलते हैं, और इनमें से मुझे कोई भी विज्ञापन ऐसा नजर नहीं आया जो किसी न किसी मोटे आसामी से ना जुड़ा। जैक्सन बोला, मिस्टर फरीदी, मैं इसीलिए तुम्हारी कदर करता हूं कि तुम्हारी नजरें बहुत तेज हैं। मैंने अभी लगभग सारे अफसरों से इस मामले के बारे में बातचीत की है, लेकिन किसी ने भी इन इश्तहारों का हवाला नहीं दिया है। फरीदी बोला, अरे इसमें कौन सी खास बात है जैक्सन साहब, ये तो ऐसी चीज है जिसने मामूली से मामूली दिमाग वाले आदमी को अपनी तरफ खींच लिया होगा। जैक्सन ने कहा, तुमने अभी इस किस्म के और भी एडवर्टीजमेंट का जिक्र किया था, क्या उनकी कटिंग तुम्हारे पास है? जी हाँ, 2-3 तो यहीं दफ्तर में मौजूद हैं। फरीदी ने उठते हुए कहा, ठहरिए, मैं आपको अभी दिखाता हूं। फरीदी अंग्रेजी अखबार की कुछ कतरने उठा लाया और बारी बारी से उन्हें पढ़ने लगा। वो महारानी साहिबा ध्यान दी जो अय्याशी के लिए हर साल पेरिस आती हैं। उनके वो खत मेरे पास मौजूद हैं जो उन्होंने अपने आशिक को लिखे थे। उन खतों की कीमत 16 करोड़ रुपए है। अदायगी न होने की सूरत में ये खत छपवा दिए जाएंगे। सौदा इसी अखबार के जरिए तय किया जा सकता है। दूसरा इश्तिहार ये,
वो हसीन और जमील नवाबजादी ध्यान दें जो पिछले साल अपने एक आशिक को साथ लेकर स्विट्जरलैंड गई थी, जो देखने में उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था। मेरे पास उन दोनों की कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें छपवा देना बहुत ही दिलचस्प साबित हो सकता है। उन तस्वीरों की कीमत 20 करोड़ रुपए है। इस सिलसिले में उसी कीमत के जेवरात कबूल किए जा सकते हैं। अदायगी न होने की सूरत में ये तस्वीरें छपवा कर बांट दी जाएंगी। इस अखबार द्वारा रजामंदी जाहिर की जा सकती है। इसी तरह के और भी इश्तहार हैं, लीजिए आप खुद ही पढ़ लीजिए। फरीदी ने सारी कतरने जैक्सन की तरफ पढ़ा दी। जैक्सन ने कहा, हैरत है कि पुलिस ने अभी तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। ये तो खुला जुर्म है। लगता है ये अखबार ब्लैकमेलिंग का हौसला बढ़ा रहा है। उसे तो फौरन जब्त कर उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। फरीदी हंसने लगा। लियोनार्ड या उसके साथ रहने वाले मामूली आदमी नहीं है, वो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आ सकते। फरीदी ने कहा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, जैक्सन ने कहा। जरा आज के अखबार के एडिटोरियल का यह हिस्सा देखिए। फरीदी ने अखबार जैक्सन की तरफ पढ़ाते हुए कहा। जैक्सन पढ़ने लगा। हमने अपने पाठकों की दिलचस्पी के लिए ऐसे विज्ञापनों के नमूने छापने का सिलसिला शुरू किया है जो यूरोप में ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज के अखबार में भी आपको ऐसा ही विज्ञापन मिलेगा। हम आगे भी आपकी दिलचस्पी के लिए उनका सिलसिला जारी रखेंगे। जैक्सन पढ़ चुकने के बाद फरीदी की तरफ हैरत से देखने लगा। मगर ये तो बताओ कि तुमने आज तक किसी का भी जवाब अखबार में भी देखा है या नहीं? फरीदी ने कहा, ऐसी सूरत में जबकि खुद अखबार वाले मिले हुए हों, जवाब छापने की जरूरत ही क्या रह जाती है। लेकिन ये कैसे कहा जा सकता है कि अखबार वाले मिले हुए हैं? उन खतों के बारे में एडिटोरियल नोट पढ़कर यह कहा जा सकता है। बात दरअसल यह है मिस्टर फरीदी कि तुम बातों को बहुत ही घुमा फिरा कर सोचने के आदी हो। जैक्सन ने कहा, हो सकता है कि इस किस्म के खत दिलचस्पी के लिए ही छापे जाते हों। फरीदी ने कहा, लेकिन मुझे तो इसमें कोई भी दिलचस्पी की बात नजर नहीं आती। और अगर दिलचस्पी के लिए ही इनका सिलसिला शुरू किया गया होता तो 2-1 इश्तहार काफी थे, या फिर हर इश्तहार में कोई नई बात होनी चाहिए थी। अब तक लगभग 15 इश्तहार छप चुके हैं, लेकिन सब एक जैसे। हर एक में एक नए रुपए की मांग की जाती है, नए तरीके से मांग की जाती है। जैक्सन ने उकता कर कहा, खैर भाई यही होगा। खैर, मुझे दरअसल तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देनी थी कि लियोनार्ड का पता लगाने के लिए 6 जासूसों की कमेटी बनाई गई है जिसमें तुम्हारा भी नाम है। तो क्या सबको काम के एक ही तरीके पर अमल करना पड़ेगा? फरीद ने कहा, बिल्कुल। जैक्सन ने मेज पर झुकते हुए कहा, यह जरूरी है, लेकिन मैं इसका आदी नहीं हूं। मजबूरी है, यह तो करना ही पड़ेगा। तुम्हें रोजाना रिपोर्ट देनी होगी। जैक्सन ने कहा। फरीदी बोला, आप जानते हैं मैं इस पर अमल नहीं कर सकता। जैक्सन बोला, इस बार तो तुम्हें अमल करना पड़ेगा क्योंकि सारे ऑर्डर ऊपर से आए हैं। और अगर मैं इनकार कर दूं? फरीदी ने कहा। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? जैक्सन ने जोर देते हुए कहा, यहां रहकर तुम्हें ऑर्डर का पाबंद होना पड़ेगा। अब फरीदी ने कहा, और अगर मैं इस्तीफा दे दूं तो? जैक्सन बोला, मैं तुम्हें इसकी सलाह नहीं दूंगा। लेकिन जैक्सन साहब, मैं अपने उसूल के खिलाफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। जैक्सन झुंझलाकर बोला, आखिर इसमें तुम्हारा नुकसान ही क्या है? तुम्हारे जैसा आदमी तो मेरी नजरों से गुजरा ही नहीं। मुझे डर है कहीं तुम अपनी जान न जोखिम में डाल लो। हमें तुम्हारी स्कीमों की खबर नहीं होगी तो हम तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे? आपका फरमान सही है, फरीदी ने धीरे से कहा, और आप ये भी जानते हैं कि इस डिपार्टमेंट में मैं रोटियों के लिए नहीं आया। मेरी तबीयत ने इस मनपसंद पेशे में आने को मजबूर किया है। मेरा उस काम में दिल ही नहीं लगता जिसमें कदम कदम पर मौत का खतरा न मंडरा रहा हो। निजी चीज जो है ये हमारे लिए ठीक हो सकती है पर्सनल लेवल पे, लेकिन डिपार्टमेंट के हक में ये ठीक नहीं है, जैक्सन ने कहा। फरीदी ने कहा, लेकिन इससे पहले तो मुझे कभी इस बात के लिए मजबूर नहीं किया गया। भाई, पहले की बात और है। पहले तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ मुझसे था, लेकिन इस बार सीधे इंस्पेक्टर जनरल का मामला है। खैर, देखा जाएगा, फरीदी ने कहा। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी हिदायतों पर
अमल करता रहूं। आज शाम तक बाकी के 5 जासूस भी यहां पहुंच जाएंगे। मैं कल उनसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन करा दूंगा। ये सब अलग अलग स्टेट के बेहतरीन दिमाग हैं। थोड़ी देर के बाद फरीदी वहां से उठकर अपने कमरे में चला आया। मशहूर अखबार न्यू स्टार के दफ्तर की इमारत रोशनी से जगमगा रही थी। रात के लगभग 10 बजे होंगे। ज्यादा सर्दी होने की वजह से सड़कों पर कम ही लोग नजर आ रहे थे। रात के सन्नाटे में अखबार छापने वाली मशीनों की घड़घड़ाहट दूर तक सुनाई दे रही थी। उसके साथ ही कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी फिजा में गूंज उठती थी। न्यू स्टार के दफ्तर और छापेखाने में लोग तेजी से काम अंजाम दे रहे थे। तभी एडिटर के कमरे में शोर होने लगा। करीब के लोग अपना कामकाज छोड़कर कमरे के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। एडिटर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े लोगों से कह रहा था, जाओ, तुम लोग यहां क्यों इकट्ठा हो गए हो? जाओ अपना काम करो। लोग धीरे धीरे अपने कामों में लग गए। एडिटर कमरे में लौट आया। वहां एक आदमी आराम कुर्सी पर बेहोश पड़ा था। सब एडिटर उसके कपड़ों के बटन खोल रहा था। अरे दौड़ो, जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ, एडिटर ने सब एडिटर से कहा। सब एडिटर बेहोश आदमी को उसी हालत में छोड़कर बाहर चला गया। एडिटर ने बैठकर एक सिगरेट सुलगाया और मुस्कुराते हुए बेहोश आदमी की तरफ देखने लगा। बेहोश आदमी ने आराम कुर्सी पर बदस्तूर लेटे ही लेटे अधखुली आंखों से कमरे का जायजा लिया और एक हाथ अलस्टर की अंदर जेब में डालकर नोटों का एक बंडल निकाला और फर्श पर गिरा दिया। एडिटर ने झुककर बंडल उठाया और अपने जेब में रख लिया। उसके बाद बेहोश आदमी की कुर्सी से एक तह किया हुआ कागज गिरा। एडिटर ने उसे भी उठाकर मेज के दराज में रख लिया। फिर वो उठकर कमरे के दरवाजे पर आया और चीख उठाकर इधर उधर देखने लगा। आसपास कोई मौजूद नहीं था। वो बाहर निकलकर बारामदे में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद सब एडिटर डॉक्टर को लेकर आ गया। उन दोनों के पीछे एक आदमी और था। उसने उनके करीब पहुंचकर अपना हैट उतारा और विजिटिंग कार्ड घबराए हुए एडिटर की तरफ बढ़ा दिया। एडिटर डॉक्टर से कह रहा था, डॉक्टर साहब जरा देखिए, मैं तो सख्त परेशान हूं। मालूम नहीं बेचारा किस काम के लिए आया था। कमरे में दाखिल होते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। अच्छा, मैं देखता हूं, ये कहकर डॉक्टर सब एडिटर के साथ कमरे में चला गया। डॉक्टर वहीं खड़ा आने वाले के विजिटिंग कार्ड को गौर से देख रहा था। एडिटर ने आने वाले को घूरते हुए कहा, फरीदी साहब फरमाइए, कैसे आना हुआ? कोई खास बात नहीं, फरीदी ने कहा। पहले आप अपने मरीज को देखिए, फिर बाद में बातें होती रहेंगी। एडिटर कमरे की तरफ बढ़ा, उसके पीछे फरीदी भी। एडिटर ने कहा, कहिए डॉक्टर साहब, क्या बात है? अरे कोई खास बात नहीं, मुझे ये बेहोशी बहुत ज्यादा थकान का नतीजा मालूम होती है। डॉक्टर ने कहा, जल्दी होश में आ जाएंगे। फरीदी ने बेहोश आदमी की तरफ देखा और चौंक पड़ा। तशरीफ रखिए, एडिटर ने फरीदी से कहा। उसकी आवाज में कपकपी थी जिसे डर का नतीजा कहा जा सकता है। फरीदी खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। फरीदी ने कहा, कमजोर दिल वाले लोगों पर अक्सर सर्दियों में इस तरह के दौरे पड़ जाते हैं। आपका ख्याल दुरुस्त है? डॉक्टर बोला। ये कौन साहब? एडिटर ने कहा, मालूम नहीं, इन्होंने चपरासी से अपना विजिटिंग कार्ड भिजवाया था। उसके बाद खुद अंदर आए और बेहोश होकर गिर पड़े। मैं और मेरा असिस्टेंट दोनों यहां मौजूद थे। हमने इन्हें उठाकर कुर्सी पर डाल दिया और असिस्टेंट डॉक्टर को लेने चला गया। फरीदी ने मेज पर से अजनबी का विजिटिंग कार्ड उठाकर देखा, जिस पर लिखा हुआ था प्रिंस ऑफ इराक अदनान। फरीदी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तो सूरत देखकर ही समझ गया था, कोई बड़ा आदमी है। जी हाँ, मेरी परेशानी की वजह दरअसल यही चीज थी। एडिटर सिगरेट सुलगाता हुआ बोला, लीजिए शौक फरमाइए। उसने सिगरेट केस फरीदी की तरफ बढ़ाया। जी शुक्रिया, मैं सिर्फ सिगार पीता हूं, फरीदी ने कहा। अजीब मुसीबत है, एडिटर ने बेहोश आदमी की तरफ देखते हुए कहा। अगर इस तरह का खतरनाक मर्ज है तो ऐसे लोग वक्त बेवक्त घर से ही क्यों निकलते हैं? थोड़ी देर के बाद अजनबी को होश आ गया। वो सीधा होकर बैठ गया। उसने चुंधिया हुई आंखों से चारों तरफ देखा और मुस्कुराहट के साथ अंग्रेजी में बोला, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। एडिटर ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, फरमाइए कैसे तशरीफ लाए थे?
अजनबी बोला, मुझे 5 मिनट की मोहलत दीजिए, मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्यों आया था। इस तरह के दौरों के बाद अक्सर मैं थोड़ी देर के लिए अपनी याददाश्त खो बैठता हूं। फरीदी मुस्कुराते हुए बोला, बड़ी अजीब बात है। जी हाँ, यूरोप के लगभग हर मुल्क में मैंने अपने इस मर्ज का इलाज कराना चाहा, लेकिन बेकार, अजनबी ने कहा और कुछ सोचने लगा। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में आपके इस मर्ज का ठीक से इलाज हो जाएगा, फरीदी ने कहा। अजनबी उसके जुमले पर चौंक पड़ा और बोला, जी हाँ, मैं दरअसल आपके अखबार में एक इश्तहार देखने गया था। हाँ, शौक से, एडिटर ने कहा। मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है। फरीदी ने कहा, अच्छा, अगर ये बात है तो अंग्रेजी अखबार आपके लिए बेकार साबित होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में शायद ही कोई अंग्रेजी पढ़ा हुआ पेशेवर ड्राइवर मिल सके। लेकिन मुझे तो अंग्रेजी ही जानने वाला चाहिए, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी जबान नहीं समझ पाता, अजनबी ने कहा। फरीदी बोले, खैर, कोशिश कीजिए, शायद कोई मिल ही जाए। अजनबी से अब एडिटर ने कहा, आप अपना पता मुझे दे दीजिए, मैं इश्तहार छपवा दूंगा। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद अजनबी खड़ा हो गया। उसने वहां बैठे हुए सब आदमियों से हाथ मिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। एडिटर ने फरीदी की तरफ देखकर अब कहा, हाँ तो फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। जनाब, पहले यह बताइए कि आपके कमरे में इतना सफोकेशन क्यों है? क्यों, क्या बात है? एडिटर ने कहा, मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे मैं भी थोड़ी देर के बाद बेहोश हो जाऊंगा। फरीदी ने घुटी हुई आवाज में कहा। अरे, एडिटर हैरत से आंखें फाड़ता हुआ बोला, जी हाँ, जरा जल्दी से, डॉक्टर शायद अभी थोड़ी ही दूर गया होगा। फरीदी ये कहते कहते कुर्सी पर एक तरफ लटक गया और उसका बायां हाथ जमीन पर झूल रहा था। एडिटर घबराकर खड़ा हो गया। वो उसे आवाजें दे रहा था, लेकिन बेकार। फरीदी बेहोश हो चुका था। बजाय इसके कि वो घंटी बजाकर किसी को बुलाता, एडिटर खुद बाहर की तरफ भागा। शायद वो डॉक्टर को बुलाने जा रहा था। उसने उसे इमारत के गेट पर ही जा लिया। डॉक्टर फौरन वापस चलो, वो दूसरे साहब भी बेहोश हो गए। दूसरे दिन फरीदी और हमीद में बात हो रही थी। उस दिन के न्यू स्टार का एडिशन मेज पर खुला पड़ा था। देखो, आज उन दिलचस्प स्टारों का सिलसिला नहीं छपा, फरीदी ने कहा। एडिटर ने माफी भी मांगी है, हमीद बोला। ये देखिए, लिखता है, हमें अफसोस है कि अचानक कागज खो जाने की वजह से आज के अंक में ब्लैकमेलिंग का दिलचस्प इश्तहार प्रकाशित न हो सका। फरीदी बोला, ये बात तो उसने बिल्कुल सच लिखी है। कागज सचमुच खो गए हैं, और शायद तुम ये भी जानते हो कि आजकल शहर में खोई हुई चीजें मेरी जेब से बरामद होती हैं। क्या मतलब? हमीद ने उसे गौर से देखते हुए कहा, यानी ये कि वो कागज इस वक्त मेरी जेब में मौजूद है। फरीदी ने जेब से तय किया हुआ कागज निकालते हुए कहा, अब जरा इसे पढ़ो। हमीद पढ़ने लगा। लंदन की हसीन रात कौन भूल सकता है जब प्रिंस ने अपनी कुंवारी चचेरी बहन को एक रात के लिए अपनी बीवी बनाया था। लंदन के जेन्सफर्ज होटल का कमरा नंबर 115 सुहाग रात की रंगीनियों से भरा हुआ था। प्रिंस की चचेरी बहन दूसरे ही दिन हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गई। वापसी पर 3 दिन के अंदर ही उसने एक जागीरदार से शादी कर ली। मेरे पास इसके काफी सबूत मौजूद हैं कि वो जिस बच्चे की मां बनने वाली है वो जागीरदार का नहीं है। मैं उस प्रिंस और उसकी चचेरी बहन से 15 करोड़ रुपए का सौदा करता हूं। अदायगी न होने की सूरत में राज उस जागीरदार को सबूत के साथ बताया जाएगा। लेन देन इसी अखबार के जरिए होगा। लेकिन यह आपको कैसे मिला? हमीद ने पूछा। फरीदी ने उस रात के सारे हालात बताते हुए कहा, मेरे बेहोश होते ही एडिटर घबराकर डॉक्टर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर निकल गया और मैंने जल्दी जल्दी उस कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने मेज के दराजों को खोला और इत्तेफाक से यह कागज ऊपर ही रखा हुआ मिल गया। इतना काफी था। मैंने जल्दी से इसे जेब में डाला और फिर बेहोश बनकर लेट गया। इस कागज पर 2 आदमियों की उंगलियों के निशान मिले हैं और दूसरे निशान के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे जिस पर शक है उसके पीछे मैं तुम्हें लगाना चाहता हूं। तुम आसानी से उसकी उंगलियों के निशान ले सकोगे। वो कौन है? हमीद ने बेताबी से पूछा। अरे वही शख्स
जो रात एडिटर के कमरे में बेहोश हो गया था? फरीदी ने कहा, इसके लिए तुम्हें उसका ड्राइवर बनना पड़ेगा। हमीद बोला, मैं समझ गया, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये तो बताइए कि आपने होश में आने के बाद एडिटर को क्या बताया था कि आप उससे क्यों मिलने गए थे? फरीदी मुस्कुराकर बोला, अरे ये भी कोई खास बात है। मैंने कल के एक लेख के बारे में उससे बातचीत शुरू कर दी थी जो कुछ सरकार के खिलाफ था। मैंने उससे कहा कि न्यूज स्टार मुझे बहुत पसंद है, मैं नहीं चाहता कि सरकार उस पर किसी किस्म की पाबंदी लगा दे, लिहाजा इस किस्म के लेख न छापे जाएं। बहुत खूब, हमीद ने कहा। और उस शख्स की अचानक बेहोशी के बारे में आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है कि वो शख्स ये विज्ञापन एडिटर को देने के लिए आया होगा और मौका न देखकर उसने ये चाल चली। उसे बेहोश होते देखकर एडिटर ने अपने असिस्टेंट को डॉक्टर के लिए दौड़ाया। इस दौरान उसने वो विज्ञापन एडिटर को दे दिया होगा। जब वो होश में आया उस वक्त मैं वहां मौजूद था, मेरे अलावा डॉक्टर भी था। हम लोगों की मौजूदगी में उसने यही जाहिर करना मुनासिब समझा कि वो एक मोटर ड्राइवर के लिए अखबार में इश्तहार देना चाहता है। हमीद ने कुछ समझते हुए सिर हिलाया। अब हमीद ने कहा, इस अखबार में प्रिंस अदनान की तरफ से एक ड्राइवर के लिए इश्तहार छपा हुआ है, लेकिन अब उसे धोखा देना मुश्किल हो जाएगा। तुम ठीक समझे, एडिटर ने उसे रात में खबरदार कर दिया होगा कि इश्तहार का कागज गुम हो गया और वो भी समझ गया होगा कि यह काम मेरा ही है। इसमें शक नहीं कि अब प्रिंस अदनान काफी एहतियात से काम लेगा। हमीद ने कहा, आप ये सब बातें कैसे कह रहे हैं जैसे आपको पूरा यकीन हो कि प्रिंस अदनान ही असली मुजरिम है? फरीदी ने कहा, असली मुजरिम वो नहीं है हमीद भाई, लियोनार्ड है। वो तो उसका एक एजेंट मालूम होता है। हमीद ने कहा, चलिए एक ना सही दो सही, मैं तो प्रिंस अदनान को ही लियोनार्ड समझ रहा था। हमीद मुस्कुराकर बोला, तुम गलत समझ रहे थे। लियोनार्ड अंग्रेज है और प्रिंस अदनान हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी या इराकी? हमीद ने कहा, अरे 100% हिंदुस्तानी। वो कैसे? अरे तुम पहले उसे एक बार दिखाओ फिर बताऊंगा। फरीदी ने कहा, तो मैं किस तरह जाऊं? किस तरह जाऊं? पैदल जाओ। ओ हाँ, मेरा मतलब ये नहीं, हमीद ने झुंझलाकर कहा, मैं उससे किस हैसियत से मिलूं? नौकरी के लिए एक ड्राइवर की हैसियत से। मगर अब वो काफी होशियार हो गया होगा। तब तो मुझे और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। फरीदी ने कहा, हमेशा याद रखो, मुजरिम उस वक्त बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता है जब वो हद से ज्यादा होशियार हो जाए। मैं तो ये चाहता ही हूं कि तुम्हारे जाने पर उसे किसी तरह शक हो जाए कि यहां के जासूस उसके पीछे लग गए। हमीद ने हां के अंदाज में सिर हिलाया। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, फरीदी ने कहा, उस पर यह न जाहिर होने पाए कि तुम बहुत अंग्रेजी जानते हो। बात टूटी फूटी अंग्रेजी में ही करना और इस बात की कोशिश करना कि उसे शक न होने पाए। अगर शक हो भी गया तो उसकी फिक्र नहीं, क्योंकि इस सूरत में कोई ना कोई रास्ता तो मैं निकाल ही लूंगा। मैं अच्छी तरह समझ गया। हमीद ने कहा, अच्छा तो मैं किस तरह जाऊं? क्या वेश बदलने की जरूरत होगी? बिल्कुल, बगैर वेश बदले तो उसके सामने जाना भी मत, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। आज 3 बजे तुम उसके यहां पहुंच जाना। अरे मैं अभी तुम्हें एक तजुर्बेकार मिलिट्री ड्राइवर का सर्टिफिकेट भी दे दूंगा। ये आप सुन रहे थे इब्ने सफी के मशहूर जासूसी उपन्यास लियोनार्ड और फरीदी का पहला हिस्सा। कैसी लगी बताइएगा। इसका अगला हिस्सा जो है, जिसका शीर्षक नोक-झोंक है, वो हम सुनाएंगे अगले एपिसोड में। आप आवाज सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की, चैनल ये किस्सा कहानी है। नमस्कार।